नमस्कार दोस्तों। पर छत्तीसगढ़ चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने छत्तीसगढ़ की क्लासेस शुरू करी थी, तो उसका आज दूसरा लेक्चर हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ से संबंधित जो मुख्य तिथि है, जो मुख्य वर्ष से संबंधित छत्तीसगढ़ में जो भी घटनाक्रम हुए हैं, उसको हम समझेंगे तथा अन्य मुख्य तथ्य को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मानचित्र की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ का मानचित्र 1905 में बना था। छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र है 1905 में बना था। ठीक है, अब ये 1905 में कैसे बना था, तो उसके पहले हमको समझने से पहले थोड़ा चीजों को देखना है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं कि 1861 में 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ था, जिसे सेंट्रल प्रोविजंस बोलते हैं। सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार का हिस्सा हुआ करता था छत्तीसगढ़। और उस समय सेंट्रल प्रोविजंस में आपका 3 राज्य सम्मिलित था। एक तो था आपका सीजी, दूसरा एमपी और तीसरा महाराष्ट्र। दैट मीन्स ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ और ये हो गया आपका महाराष्ट्र वाला एरिया। ठीक है, तो इस समय आपका जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये सेंट्रल प्रोविजंस का क्षेत्र था। इसका गठन कब किया गया था? 2 नवंबर 1861 को। ठीक है, ये आपका सीजी, ये आपका एमपी, ये आपका महाराष्ट्र। और इन तीनों क्षेत्र का जो राजधानी हुआ करता था वह हुआ करता था नागपुर। नागपुर इसका केंद्र हुआ करता था, राजधानी हुआ करता था। ठीक है, तो 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविजंस का गठन हुआ, जिसे मध्य प्रांत या आपका केंद्रीय प्रांत भी कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इस समय आपका जिले का गठन किया गया था छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में जो जिले के गठन हुए थे वो कौन कौन से थे छत्तीसगढ़ में? एक तो था रायपुर, दूसरा था बिलासपुर और तीसरा था संबलपुर। ठीक है, तो 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ और मध्य प्रांत का गठन होने के बाद छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का निर्माण हुआ और वह जिले थे रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ये 3 मुख्य जिले थे। ठीक है, इसके बाद 1862 में ही मध्य प्रांत में 5 संभाग का गठन किया गया। कब किया गया? 1862 में। देखिए, 1862 में ही आपका क्या किया गया? मध्य प्रांत का गठन किया गया, संभाग का गठन किया गया। ठीक है, और वो 5 संभाग कौन कौन से थे? तो वह थे नागपुर, दूसरा आपका था छत्तीसगढ़, तीसरा सागर, चौथा गोदावरी तालुक और 5वां जबलपुर। फिर से बताता हूं मैं कि 5 संभाग गठन किया गया था 1862 में मध्य प्रांत बरार हिस्से में, और वह थे पहला आपका नागपुर, दूसरा आपका छत्तीसगढ़, तीसरा आपका सागर, चौथा आपका गोदावरी तालुक और 5वां जबलपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 3 जिले हुआ करते थे। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, और छत्तीसगढ़ स्वतंत्र संभाग बना था तो उसका मुख्यालय क्या हुआ करता था? रायपुर। रायपुर उसका मुख्यालय हुआ करता था। ठीक है, इस समय छत्तीसगढ़ में जो एक डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे उसका नाम क्या था? चार्ल्स सी इलियट। ठीक है, जिनका कार्यकाल था 1854 से 1862 तक का। ठीक है, तो हम कहां पर थे? मानचित्र की बात। ये सब चीजें बताने के पीछे कारण है कि मानचित्र की बात बता रहे हैं कि 1905 में मानचित्र कैसे बना। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल का पार्टीशन हुआ था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और बंगाल विभाजन के तहत ये कार्य किया गया था। किस लिए? भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर बंगाल विभाजन हुआ था उस समय। तो मध्य प्रांत का जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा था उसको भी बंगाल प्रांत के उड़ीसा में मिला दिया गया। जैसे मध्य प्रांत के हिस्से में छत्तीसगढ़ था और छत्तीसगढ़ का जो आपका छत्तीसगढ़ का जो बंगाल प्रांत वाला हिस्सा था उसको उड़ीसा क्षेत्र में मिला दिया गया। ये आपको उड़ीसा क्षेत्र में चला गया। अर्थात ये जो सेक्शन था ये वाला, ये पूरा आपका
बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में मिला दिया गया। और ये कौन सा जिला हुआ करता था? संबलपुर जिला हुआ करता था। छत्तीसगढ़ से आपके संबलपुर जिला को पार्टीशन करके उड़ीसा में मिला दिया गया 1905 में, ठीक है। और 5 रियासत जोड़ा, अलग करके अलग किया गया था। कौन कौन सा 5 रियासत? पटना, सोनपुर, रायखोल। देखिए ये था पटना, ये बिहार वाला पटना नहीं है, ये उड़ीसा में था एक पटना जो एक रियासत है। पटना हो गया आपका, रायखोल हो गया, तीसरा बामरा, चौथा आपका तीसरा आपका बामरा यहाँ नहीं था, बामरा यहाँ था तीसरा आपका। पटना आपका संबलपुर का क्षेत्र जो है ये सोनपुर का क्षेत्र ये था, ये रायखोल था तीसरा, और ये आपका था कालाहांडी उड़ीसा, ठीक है। तो ये आपके 3 क्षेत्र जो है, 5 रियासत जो है वो संबलपुर वाले क्षेत्र के थे, जिसको उड़ीसा क्षेत्र में मिला दिया गया छत्तीसगढ़ से हटा करके। और वहीं पर छत्तीसगढ़ में नागपुर क्षेत्र से छत्तीसगढ़ में 5 रियासत को जोड़ा गया था 1905 में। और वह रियासत कौन कौन से थे? पहला कोरिया, ठीक है, दूसरा चांग बहार, तीसरा सरगुजा, चौथा उदयपुर, जिसको धर्मजगड़ के नाम से भी जानते हैं, उदयपुर, और 5वां जशपुर, ठीक है। तो ये 5 रियासत को छत्तीसगढ़ में जोड़ा गया, कहां से उठा करके? नागपुर क्षेत्र के, जो नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत ये आते थे। ये जगह यहीं पर ही थे, लेकिन इसको छत्तीसगढ़ के मानचित्र में मिलाया गया। तो 1905 में इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र है वह फलस्वरूप आप लोगों के सामने दिखता है। क्यों दिखा? इसके पीछे कारण था कि बंगाल विभाजन के दौरान राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, भाषा के आधार पर हुआ था, और रियासतों को पृथककरण एवं शामिल होने के कारण ही छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र है वो 1905 में आपको सामने दिखाई दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र 1905 में किस प्रकार से बना। देखिए पहले स्ट्रक्चर अलग था, पहले ये सब चीजें जुड़ी हुई थी। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये पटना उड़ीसा का जो क्षेत्र था ये जुड़ा हुआ था। लेकिन बंगाल विभाजन के दौरान इसको अलग कर दिया गया, ये उड़ीसा में चला गया ये क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका महाराष्ट्र में आता था, लेकिन इसको आपके छत्तीसगढ़ में इंक्लूड कर दिया गया। तो इस प्रकार से इसका छत्तीसगढ़ का जो स्ट्रक्चर है दिख रहा है, जो मानचित्र है वह 1905 में ही डिसाइड हुआ, और 1905 में छत्तीसगढ़ का मेन स्वरूप दिखाई देता है। अगला है प्रतीक चिन्ह, छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह। देखिए राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर सन 2001 को स्वीकृत किया गया था। छत्तीसगढ़ का जो प्रतीक चिन्ह है, सिंबल है, दिस इज अ सिंबल, प्रतीक चिन्ह है जो, उसको 4 सितंबर 2001 को राज्य शासन के द्वारा स्वीकृत किया गया था। यह चिन्ह वृत्ताकार परिधि का है, जो विकास की निरंतरता को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ के जो विकास की निरंतरता को दर्शाता है, यह जो वृत्ताकार में ये बना हुआ सिंबल है। दूसरा, जो बाहरी जो आपका वृत्त है, जो बाहरी वृत्त, देखिए इसमें 2 सर्कल दिख रहे हैं, एक ये सर्कल है, दूसरा ये सर्कल है, और ये जो है ये कील है, ये किले हैं, ठीक है। जो बाहरी वृत्त में छत्तीसगढ़ के जो है वो 36 तो किले हैं। ये क्या है? 36 किले। यहाँ पर मैं 36 तो बनाया नहीं हूँ, लेकिन ये 36 किले होते हैं जो कि हरे रंग में होते हैं। मेरे पास यहाँ पे मार्कर नहीं है हरा कलर का, अदरवाइज आपको यहाँ पे बताता है, ये हरे कलर में इसको बताया गया, दिखाया गया है, जो ये बतलाता है कि राज्य जो है वह समृद्ध है। किस चीज से? वन संपदा से समृद्ध है। आपको यहाँ का जो नैसर्गिक सुंदरता है वह भी बहुत अच्छा दर्शाता है ये। तो ये जो 36 किले जो हैं वह राज्य के वन संपदा को दर्शाता है। वहीं देखें कि जो उसके बाहरी वृत्त के जो अंदर में देख लिया जाए हम लोग, बाहरी वृत्त के अंदर में क्या बना हुआ है यहाँ पे, ये रेड मार्क से जो बनाया हूं मैं साइड के, उसको धान की बालियां कहते हैं। धान की जो बालियां है वह सुनहरे कलर की हैं, और जो ये बताती है कि छत्तीसगढ़ राज्य में आपका जो परंपरागत कृषि पद्धति के साथ खाद्यान्न का आत्मनिर्भरता है। क्या चीज है? यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक खाद्यान्न फसल उगते हैं, प्रोडक्शन होता है, इस कारण से उस जो सुनहरे रंग की धान की बालियों को यहाँ पे दर्शाया गया है। उसके नीचे हम देख सकते हैं कि ये जो 3 लाइन दिख रही हैं,
ये जो आपको 3 लाइन दिख रहा है 1 2 3, ये तिरंगे के 3 रंग हैं, ठीक है, जो कि क्या बतलाते हैं, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो आपका नदी एवं जल संसाधन को प्रतीक है। ये जो तिरंगे के 3 लहराते हुए रेखाएं हैं वह क्या है, छत्तीसगढ़ में जल संसाधन को आपको बतलाती हैं। वहीं इसके बगल में देखेंगे आप साइड में, तो ये इलेक्ट्रिक साइन बना हुआ है, पावर का साइन बना हुआ है, जो राज्य के क्या होता है, ऊर्जा क्षेत्र को बतलाता है। और ये नीले रंग से दिखाया गया है, नीले कलर से ये साइन दिखाया गया है। ये वाला क्षेत्र जो है, ये जो है नीले कलर से है, इसको दिखाया गया है, जो कि आपके राज्य की ऊर्जा क्षेत्र। तो आप सभी जानते हैं कोरबा पावर हब है हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट का। अन्य राज्यों में भी जहाँ बिजली सप्लाई की जाती है, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव इत्यादि क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ से बिजली भेजा जाता है। तो ये जो साइन है ये ऊर्जा का है, ये एनर्जी का साइन है, जो कि बताता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अच्छी एनर्जी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये बीच में जो है सारनाथ का अशोक स्तंभ है, जो कि लाल कलर से दिखाया गया है। मुझे बनाने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन ये सारनाथ का अशोक स्तंभ है। और इसके नीचे ब्लैक कलर से ही लिखा गया है सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। इसको अशोक स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ही दिखाया गया है छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, पूरा आपका प्रतीक चिन्ह, जो कि 4 सितंबर 2001 को स्वीकृत किया गया था। याद रखेंगे इस चिन्ह में कहीं पर भी छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष या राजकीय पक्षी या राजकीय पशु मेंशन नहीं किया गया है। सिर्फ सारनाथ का अशोक स्तंभ, धान की सुनहरी वाली जो कि सुनहरे कलर से है, इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी ब्लू कलर से है, 3 लहराती रेखाएं जो है तिरंगे के समान है, जो कि जल संसाधन को बताती हैं, और बाहर के जो किले हैं वो हरे रंग के हैं, जो वन संपदा को बताते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि प्रतीक चिन्ह 4 सितंबर 2001, देखिए प्रतीक चिन्ह और मानचित्र दोनों अलग होता है। मानचित्र मतलब जो होता है उसका मानस्वरूप, अर्थात उसका स्ट्रक्चर। छत्तीसगढ़ का जैसे हमने देखा था कि मैप बोल सकते हैं, उसका मानचित्र 1905 में। लेकिन वो मानचित्र को भी याद रखेंगे कि 1905 में तो ये स्वतः बना हुआ था, लेकिन 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा अपने पांडुलिपि मतलब हस्तलिखित या हाथ से बनाई हुई जो स्ट्रक्चर होता है, उन्होंने बनाया था 1918 में, ठीक है। तो वो मानचित्र था, और ये प्रतीक चिन्ह हो रहा है, ये प्रतीक चिन्ह राज्य शासन द्वारा 4 सितंबर 2001 को स्वीकृत किया गया था, ठीक है। अगला है, अभी देखिए, अभी तक हमने देखा कि मानचित्र देख लिया हम लोगों ने, प्रतीक चिन्ह भी देख लिया। अब देखते हैं राजभाषा दिवस। देखिए राजभाषा दिवस क्या होता है, राजभाषा दिवस को ही बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ी दिवस, ठीक है। अब इसको राजभाषा दिवस को 28 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, देखिए 28 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि देखिए राजभाषा आयोग का गठन, देखिए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, ताकि छत्तीसगढ़ी भाषा को क्या किस लिए बनाया जा सके, हमारे छत्तीसगढ़ भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा सके। साथ ही साथ आपके राजकाज की भाषा में इसका प्रयोग किया जा सके, किसको, छत्तीसगढ़ की भाषा को। इसके लिए छत्तीसगढ़ में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। और इस आयोग को गठन करने के लिए सबसे पहले जो 28 नवंबर सन 2007 को ही 28 नवंबर 2007 को विधेयक को आपकी विधानसभा में पारित हुआ था। 28 नवंबर 2007 को ही आपका विधेयक जो है वो पारित हुआ, ठीक है। इस वजह से 28 नवंबर को ही हर वर्ष राजभाषा दिवस या छत्तीसगढ़ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और एक चीज ये भी याद रखना है कि इस राजभाषा आयोग को पारित होने के बाद अगस्त 2008 में ही आपका राजभाषा आयोग बन गया, ठीक है, अगस्त 2000। और इसकी पहली बैठक देखने को मिलती है, ठीक है, 14 अगस्त 2008 को इसका पहला बैठक देखने को मिलता है। मतलब ये हो गया, गठित हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये पारित हुआ था विधेयक कब, 28 नवंबर को 2007 को। तकरीबन आधा साल के बाद
8 अगस्त 2008 को ये गठित हो गया और इसकी पहली बैठक हुई थी आपका 14 अगस्त 2008 को हुआ था। ठीक है। अन्य प्रमुख तथ्य जो राजभाषा से संबंधित है कि इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे, ठीक है, इस आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो श्यामलाल चतुर्वेदी थे। प्रथम अध्यक्ष थे वो श्यामलाल चतुर्वेदी जी थे। ठीक है। दूसरे सेकंड अध्यक्ष हुए थे हमारे दानेश्वर। देखिए इसको याद करने का ट्रिक है, दानेश्वर शर्मा, अभी हम बताएंगे आपको, दानेश्वर शर्मा। और जो तीसरे थे वह थे आपके विनय कुमार पाठक। तीसरे अध्यक्ष जो थे वह थे विनय कुमार पाठक। ठीक। प्रथम अध्यक्ष थे श्यामलाल चतुर्वेदी जी, दूसरे अध्यक्ष थे दानेश्वर शर्मा और तीसरे अध्यक्ष है विनय कुमार पाठक। पहले याद रखना कि देखिए श्याम आए, दान दिए, दानेश्वर तो विनय किए। ठीक है। प्रथम अध्यक्ष श्यामलाल चतुर्वेदी, दूसरे अध्यक्ष दानेश्वर दान किए, तीसरे अध्यक्ष विनय कुमार पाठक विनय किए। ठीक है, इसको याद रखना है इसको। और ये जो विनय कुमार पाठक है वर्तमान में भी अभी तक अध्यक्ष ही है। एक चीज और याद रखना है कि प्रथम सचिव कौन थे इसके। देखिए अध्यक्ष तो हमेशा पूछता ही है, प्रथम सचिव जो पूछ सकता है, प्रथम सचिव राजभाषा के कौन थे, वह थे सुरेंद्र दुबे। ठीक है। तो ये चार व्यक्तियों के नाम याद रखना है राजभाषा आयोग से संबंधित। प्रथम अध्यक्ष थे श्यामलाल चतुर्वेदी, दूसरे अध्यक्ष थे दानेश्वर शर्मा, तीसरे थे विनय कुमार पाठक और चौथे थे प्रथम सचिव कौन थे, सुरेंद्र दुबे जी। ठीक है। एक और बात याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन के द्वारा 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। कौन कौन सी 2 योजनाएं चलाई जा रही है, देखिए 2 योजना जो चलाई जा रही है छत्तीसगढ़ राज्य शासन के द्वारा, वह है, एक तो होता है माई कोठी योजना। क्या होता है, माई कोठी योजना। अब कोठी मतलब समझ सकते हैं आप क्या होता है। कोठी में किसी भी चीज को हम लोग स्टोर करके रखते हैं। तो ये जो माई कोठी योजना है वो छत्तीसगढ़ी भाषा में जितनी भी किताबें अभी तक थी, ठीक है, जितने भी पुस्तक थे उसको हम लोग क्रय करके संग्रहित कर रहे हैं, मतलब स्टोर कर रहे हैं। कोठी में स्टोर ही होता है। तो क्या जितने भी बुक्स हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित साहित्य हैं तो सबको स्टोर करके रख रहे हैं इस योजना के अंतर्गत। किस योजना के अंतर्गत, माई कोठी योजना के अंतर्गत। और एक दूसरी योजना है उसका नाम है बिजहा योजना। बिजहा, ठीक है, ये एक प्रकार से क्या है, बिजहा योजना है। जो छत्तीसगढ़ी शब्द जो लुप्त हो रहे हैं उसको संग्रहित करके पुनः उसको प्रचलन में लाया जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, जो शब्दों को मतलब फिर से इसको खोज करके, है ना, शब्दों को संग्रहित किया जा रहा है और उसको फिर से प्रचलन में लाया जा रहा है। तो ये था राजभाषा दिवस, जिसका गठन 28 नवंबर 2007 को राजभाषा दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन राजभाषा आयोग गठन करने हेतु विधेयक पारित हुआ था। ठीक है। पहला गठित हुआ कब, अगस्त 2008 में, और इसकी बैठक पहली हुई थी 14 अगस्त 2008 को। प्रथम अध्यक्ष श्यामलाल चतुर्वेदी, दूसरा दानेश्वर शर्मा, तीसरे अध्यक्ष विनय कुमार पाठक, प्रथम सचिव देश सुरेंद्र दुबे जी। 2 योजनाएं चलाई जा रही है। एक योजना है माई कोठी योजना, कोठी में स्टोर करेंगे जितने भी बुक्स हैं। बिजहा योजना, शब्द जो लुप्त हो रहे हैं उसको पुनः प्रचलन में लाना है। ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य दिवस। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 1 नवंबर को हुआ था, 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। इस कारण से छत्तीसगढ़ राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला है हर्बल स्टेट। देखिए हर्बल स्टेट, हर्बल नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है। तो हर्बल स्टेट की कब हुआ था, इसको स्वीकृत मिला है ये 4 जुलाई 2001 को, 4 जुलाई सन 2000 को। हर्बल स्टेट की संख्या 4 जुलाई 2001 को दिया गया था। ठीक है, ये 2001 है हर्बल स्टेट। अब सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से देख सकते हैं कि वन कितना प्रतिशत होता है छत्तीसगढ़ में, तकरीबन 44, ये जो वन है छत्तीसगढ़ में 44.21% वन जो है छत्तीसगढ़ में है। ओवरऑल 100% का, ओवरऑल छत्तीसगढ़ का लगभग 44.21% सीजी में है।
कितना कितना क्षेत्रफल है इसका वन का, देख लीजिए यार। वन के बारे में इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि हर्बल जितने भी जड़ी बूटी हैं, जितने भी हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, सब वन में ही मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इस रिगार्डिंग वन देख लीजिए 44.21% है। क्षेत्रफल कितना है इसका, लगभग 59,772 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। अब इसमें भी एक चीज और देख लीजिए कि आरक्षित वन, रिजर्व आरक्षित वन कितने हैं। आरक्षित वन लगभग इसमें है 43.13%। 43.13% इसका क्या है, आरक्षित वन है। और संरक्षित संरक्षित कितने हैं, संरक्षित वन लगभग 40.22% है। और ओपन वन और अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन कितने हैं, 16.65%। ठीक है। तो अवर्गीकृत कितने वन है आपका, लगभग 16.65% है। ठीक है। तो ये आपका हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001 को अपनाया गया था। ये वन कितने प्रतिशत छत्तीसगढ़ में, 44.21%। क्षेत्रफल लगभग 59,772 स्क्वायर किलोमीटर है। आरक्षित वन 43.13, संरक्षित वन 40.22, अवर्गीकृत वन 16.65। छत्तीसगढ़ वन की दृष्टि में है ना, वन की दृष्टि में देख लिया जाए छत्तीसगढ़ थर्ड है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। वन क्षेत्रफल में देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान है। अगला है राजकीय गमछा। देखिए राजकीय गमछा, इसका लोकार्पण हुआ था 14 अक्टूबर सन 2021 को। राजकीय गमछा का लोकार्पण 14 अक्टूबर 2021 को आपके कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो बने थे, मुख्यमंत्री कौन, भूपेश बघेल जी, भूपेश बघेल के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था 14 अक्टूबर सन 2021 को। ठीक है। इसका निर्माण टसर सिल्क और खादी से हुआ है। किससे हुआ है, देखिए इसका निर्माण जो है टसर सिल्क प्लस खादी से हुआ है। ठीक है। और इसको बनाने वाले जो लोग थे वो मुख्य रूप से सिवनी चांपा के बुनकर थे। सिवनी चांपा के बुनकर लोगों ने बनाया था। तो आप पूछ सकते हैं कि इसका निर्माण करने वाले सिवनी चांपा और अंबिकापुर क्षेत्र के निवासी लोग जो थे इसका निर्माण किए हैं। ठीक। इसका जो प्रमुख बात है उसको याद रखना है कि इस आपका गमछे का आपका क्षेत्रफल क्या है। ठीक है। तो इसका माप जो है लगभग आप देख सकते हैं 84 इंच की इसकी लंबाई है। लंबाई जो है 84 इंच का है। 84 इंच मतलब समझ गए, लगभग आप देख सकते हो कि ये 7 फीट का इसका लंबाई है, 7 फीट। ठीक है। और चौड़ाई, गमछे की जो चौड़ाई है वह लगभग 24 इंच के है। कितना इंच का, 24, जो कि आपका हो गया 2 फीट का। 2 फीट का ये क्या हो गया, चौड़ा हो गया। और लंबाई कितना हो गया इसका, 7 फीट का। ठीक है। इसका जो आपका देख सकते हो कीमत कितना है। ठीक है। तो इसका कीमत आपका है 1534 रुपये। कीमत जो है इसका 1534 रुपये का ये आपका पड़ता है। कौन सा वाला, सिल्क वाला। ठीक है। सिल्क वाला जो गमछा है उसका कीमत 1534 रुपये है। ठीक है। जबकि कॉटन जो गमछा है वो 239 रुपीज में मिलता है। ये सिल्क का रेट हो गया और एक कॉटन वाले का रेट हो गया। ठीक है, कीमत है। ठीक है। तो राजकीय जो गमछा है उसका लोकार्पण 14 अक्टूबर 2021 को भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया था। टसर सिल्क एवं खादी से बना है। सिवनी चांपा के बुनकरों के द्वारा बनाया गया था। इसका माप जो है, इसका लंबाई माप देख सकते हैं, इसकी लंबाई 84 इंच अर्थात 7 फीट और चौड़ाई 24 इंच 2 फीट का है। कीमत इसका 534 रुपये है सिल्क कॉटन का, और सिल्क का और कॉटन का 239 रुपीज है। ठीक है। छत्तीसगढ़ है ना, राजकीय अतिथियों को भेंट करने के लिए इसको बनाया गया, इस गमछे को। ठीक है। और आपका इसमें जो इससे जो लाभ हो रहा है, इससे जो लाभ हो रहा है, जितना भी राशि लाभ हो रहा है उसमें 95% हिस्सा बुनकरों को दिया जा रहा है तथा गोदना शिल्पकर, जो अंबिकापुर के गोदना शिल्पकर हैं उन लोगों को भी दिया जा रहा है। और साथ ही साथ जो बुनकर लोग हैं उनको इस गमछे से जो लाभ हो रहा है
राशि उसका 95% दिया जा रहा है या 5% शासन के पास जा रहा है। अगला है राजकीय गीत। क्या है राजकीय गीत? अरपा पैरी के धार महानदी के अपार, इंद्रावती हा पखारे तोर पैया, महू पाँव परो तुर भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। तो ये राजकीय गीत को डॉक्टर नरेंद्र वर्मा, राजकीय गीत को डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा ये रचयिता है ये, ठीक है। इनके इस राजकीय गीत के रचयिता कौन है? डॉक्टर नरेंद्र वर्मा, ठीक है। और नरेंद्र वर्मा जी भूपेश बघेल जी के ससुर हैं। कौन? भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी हैं उसके कौन है? ये ससुर है नरेंद्र वर्मा, ठीक है। 18 नवंबर 2019 को इसको राजपत्र में प्रकाशन किया गया। राजकीय गीत 18 नवंबर 2019 को प्रकाशित किया गया था। डॉक्टर नरेंद्र वर्मा इस गीत के रचयिता हैं और डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जी भूपेश बघेल जी के ससुर हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उसके ससुर हैं डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जी। और यह नरेंद्र वर्मा जी जो है वो स्वामी आत्मानंद के अनुज हैं, छोटे भाई हैं, ठीक है। तो ये आपका मुख्य चीज था। अब इस गीत के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, इस गीत के बारे में कि इस गीत की गायन अवधि, कुल अवधि कितनी है देख लीजिए। इस गीत की कुल गायन अवधि है 6 मिनट 36 सेकंड, ठीक है। कुल अवधि कितना है? 6 मिनट 36 सेकंड, ठीक है। लेकिन कहीं भी इसको कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, जैसे कहीं हमको प्रस्तुति देना है ना, सामान्य गायन अवधि जिसे बोलते हैं, है ना। तो सामान्य गायन अवधि वह डेढ़ मिनट का है, अर्थात 1.30 मिनट का है ये, ठीक है। मतलब डेली, जैसे कि सुबह आपको किसी असेंबली में गाना है तो डेढ़ अवधि में इसको कंप्लीट करना होगा इस गाने को। और यदि कुछ राष्ट्रीय या फिर राजकीय मेन कुछ अवसर पर गायन होता है तो उस समय 6 मिनट 36 सेकंड में इसको पूरा किया जाता है, ठीक है। इस गीत में आप देख सकते हैं, अगर आप इस गीत को पूरा देखेंगे, अरबा पैरी के धार महानदी के पार, इंद्रावती हा पखारे तोर भैया, मतलब इसमें 4 नदी का वर्णन हुआ है, ठीक है। 4 नदी का वर्णन हुआ है और आपका 7 जिलों का वर्णन किया गया इसमें, इस गीत में। कितना? 7 जिलों का, और एक पहाड़ी का भी इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो वह नदियों के नाम कौन कौन से हैं? अरपा पैरी के धार तो 2 नदी हो गया, महानदी हो गया और इंद्रावती हो गया, 4 नदी। वही 7 जिले, वह 7 जिले आपके हैं रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, नांदगांव और बस्तर, 7 जिले। वही एक पहाड़ी कौन सी है? वह पहाड़ी है आपकी डोंगरगढ़ की पहाड़ी। तो राजकीय गीत को 18 नवंबर 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसके रचयिता हैं डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जी। नरेंद्र वर्मा जी किसके अनुज हैं? आपके आत्मानंद जी के, और यह भूपेश बघेल जी के ससुर हैं। इस गीत की कुल गायन अवधि है 6 मिनट 36 सेकंड। सामान्य गायन अवधि है 1.5 मिनट की। इस गीत में 4 नदियों का वर्णन है, 7 जिलों का वर्णन है और एक पहाड़ी का वर्णन है, ठीक है। तो अब अगला है राजकीय पक्षी। देखिए, राजकीय पक्षी को बोलते हैं पहाड़ी मैना। छत्तीसगढ़ की जो राजकीय पक्षी है उसको बोलते हैं पहाड़ी मैना या हिल मैना कहते हैं। क्या कहते हैं? हिल मैना या पहाड़ी मैना।
ठीक है, 2001 में इसको मान्य किया गया था। और ये कहाँ मिलती है देखिए, ये मुख्य रूप से, अच्छा इसका साइंटिफिक नेम है ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस, ओके, रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। ये बस्तर की घाटी में मिलती है, बस्तर में मुख्य रूप से, बस्तर में भी कहाँ, कांगेर घाटी में। इस पहाड़ी मैना की एक विशेषता है कि ये इंसान की हूबहू वॉइस कॉपी करती है। क्या करती है? वॉइस कॉपी। जैसे पैरट बोलता है वैसे ही ये भी आवाज निकालती है, वॉइस। ठीक है, इसका याद रखना है कि इसका पंख भी काले कलर के होते हैं, जो पंख जो होता है इसका काले रंग का होता है, और पंख का जो छोर होता है वो जो होता है पंख छोर, पंख का जो आखिरी हिस्सा होता है, छोर बोलते हैं जिसको, वह सफेद रंग का होता है। ठीक है, सफेद रंग का होता है। और चोंच इसके गुलाबी कलर के होते हैं, ये भी लिख लीजिए क्योंकि पहचानना आना चाहिए। चोंच जो होता है वो होता है गुलाबी कलर, और कंठ और पैर पीले रंग के होते हैं। जो उसका कंठ और जो पैर होता है पीले रंग के होते हैं। ठीक है, तो इतना को आपको याद रखना है कम से कम पहाड़ी मैना के बारे में। पहाड़ी मैना को क्या क्या बोलते हैं? हिल मैना भी बोलते हैं। साइंटिफिक नेम है ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। एग्जाम में पूछता है ये, इसकी स्पेलिंग मेंस में भी पूछा जाता है, इसलिए याद रखेंगे साइंटिफिक नेम का स्पेलिंग ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। बस्तर घाट, बस्तर के कांगेर घाटी में मुख्य रूप से पाई जाती है। अच्छा, इनका अस्तित्व संकट में है, मतलब ये अभी क्या है, अस्तित्व इनका संकट में है ना, मतलब एक्सटिंक्शन हो रहा है इनका एक प्रकार से। स्पेशलिटी ये है कि ये मनुष्य की भांति वॉइस कॉपी कर लेती हैं, वैसे ही बोलती हैं। पंख इसके काले होते हैं, लेकिन पंख का जो छोर होता है वो सफेद कलर का होता है। चोंच इनके गुलाबी होते हैं। कंठ और पांव मतलब गला और इसका पैर जो होता है वह पीले रंग का होता है। ओके, अब अगला है राजकीय पशु। राजकीय पशु जो है वो है जंगली भैंसा। जंगली भैंसा को का साइंटिफिक, जंगली भैंसा मतलब वन भैंसा। ठीक है, वन भैंसा। साइंटिफिक नाम क्या है इसका? बुबेलिस बुबेलिस, बुबेलिस बुबेलिस। ठीक है, क्या है? बुबेलिस बुबेलिस। इसे मृत्यु का प्रतीक भी बताया गया है, मृत्यु का प्रतीक। ठीक है, 2001 में भी इस वन भैंसा को राजकीय पशु घोषित किया गया था, 2001 में। नर वन भैंसा जो होता है, जो मेल होता है, नर जो मेल भैंस होता है, वन भैंसा, उसको बोलते हैं अरना। और मादा वन भैंसा मतलब फीमेल, फीमेल जो भैंसी होती है उसको बोलते हैं अरनी। ठीक है, बोवेलिस बोवेलिस। नर मेल जो होता है वो अरना कहलाते हैं और मादा अरनी कहलाती है। इसको मुख्य रूप से आपका उद्यंती गरियाबंद का उद्यंती अभ्यारण्य, और बीजापुर का पामेड़ और इंद्रावती, ये दो अभ्यारण्य में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी पहचान होती है कि देखिए ये जन्म के समय पीले रंग के होते हैं, जन्म समय पीले रंग के दिखेंगे आपको। ठीक है, और कुछ समय के पश्चात है ना ये काले रंग के हो जाते हैं। इनके घुटने और खुर जो होते हैं, ठीक है, सफेद कलर के होते हैं, घुटने
और जो खुर होता है सफेद रंग का होता है, और जो इनका सिंह तो आप समझ ही गए हैं कितना खतरनाक दिखता है। ठीक है, ये भी संकट ग्रस्त वन जीव है, मतलब इनका भी एक्सटिंक्शन हो रहा है, संकट ग्रस्त जीव है ये भी। और डाक टिकट इनके लिए जारी किया गया था, अर्थात अक्टूबर 2009 में, अक्टूबर 2009 में वन भैंसा डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, इनके बचाव के लिए डाक टिकट जारी किया गया था अक्टूबर 2009 में। ठीक है, संकटग्रस्त जीव है। तो वन भैंसा के बारे में देख सकते हैं। जंगली भैंसा इसको बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है बुबेलिस बुबेलिस, मृत्यु का एक प्रतीक है। नर मतलब मेल जो होते हैं नर भैंसा को बोलते हैं अरना, और मादा भैंसा को बोलते हैं अरनी। गरियाबंद के उदयंती अभ्यारण्य बीजापुर जिले के पामेड़ और इंद्रावती अभ्यारण्य में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जन्म के समय ये पीले रंग के होते हैं, घुटने और इनके जो खुर होता है वो सफेद रंग का होता है। संकटग्रस्त जीव श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और अक्टूबर 2009 में इनके बचाव के लिए डाक टिकट जारी किया गया था। अगला है राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल। साल वृक्ष, साल वृक्ष साइंटिफिक नेम है शोरिया रोबुस्ता। ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है ये? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मुख्य रूप से देखा जाए कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से बस्तर और सरगुजा संभाग में। ठीक है, ये कैसा फॉरेस्ट है, कैसा मतलब आपका वृक्ष है? सदाबहार वृक्ष है। ठीक, और बस्तर को क्या कहा जाता है? साल वनों का द्वीप कहा जाता है। ठीक है, बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। सबसे बेस्ट किस्म का, सबसे सर्वोत्तम किस्म का साल वन कहाँ देखने को मिलेगा? है ना, केशकाल घाटी में। सर्वोत्तम साल वृक्ष कहाँ मिलेगा? केशकाल घाटी, जो कि पड़ता है कहाँ? कोंडागांव में। ठीक है, अन्य प्रमुख बात यह कि साल वन एक पतझड़ वन है, सदाबहार है लेकिन ये क्या है? पतझड़ वन है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में लगभग 40% साल वन पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में 40% क्या पाया जाता है? साल वन। मिश्रित वन के बाद सर्वाधिक वन कौन सा पाया जाता है? तो आपका साल वन 40% पाया जाता है। अब अगला है राज्य की आकृति। देखिए, राज्य की आकृति किसके समान है? तो समुद्री घोड़े, समुद्री घोड़े के समान, जिसको सी हॉर्स भी बोलते हैं, सी हॉर्स। ओके, अदर नाम है इसका क्या? हिपोकैम्पस। ओके, हिपोकैम्पस भी बोलते हैं इसका दूसरा नाम। दरियाई घोड़ा नहीं लेना इसका आंसर, याद रखना है। दरियाई घोड़ा इसका उत्तर नहीं है। ठीक है, सही है समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स या हिपोकैम्पस बोलते हैं।
ठीक है। याद रखेंगे एक चीज और कि 1905 में छत्तीसगढ़ का सबसे पहले मानचित्र बना था। 1905 में मानचित्र बना था। और 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा अपने पांडुलिपि में ठीक है, अपने पांडुलिपि में सीजी को पहली बार वर्णन किया था। ठीक है, मतलब अपने पांडुलिपि में उन्होंने खींचा था। पांडुलिपि मतलब क्या होता है? पांडुलिपि मतलब क्या होता है? हाथ से उन्होंने खुद बनाया था। हाँ, हस्तलिखित आपका मानचित्र। ठीक, तो ये था आपका राज्य की आकृति। राज्य की आकृति आपके समुद्री घोड़े के समान है, हिप्पोकैम्पस जिसे बोलते हैं, सी हॉर्स। दरियाई घोड़े नहीं है तो इसे हम यहीं से मिटा देते हैं। 1905 में याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ का पहले बार मानचित्र सामने आया था। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने अपने पांडुलिपि मतलब अपने हस्तलिखित उन्होंने मानचित्र तैयार किया था। ठीक है, अब अगला है राजकीय प्रतीक वाक्य। देखिए, राजकीय प्रतीक वाक्य को 26 जनवरी 2019 को अपनाया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 2019 को अपनाया गया था। और क्या है इस प्रतीक वाक्य? क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ मतलब क्या होता है कि नया छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। नया छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ कब अपनाया गया था इसे? 26 नवंबर 2019 को। ठीक है, ये कांग्रेस के समय इस वाक्य को लाया गया था। अभी इससे पहले जब भाजपा की सरकार थी तो उसने विश्वसनीय छत्तीसगढ़, याद रखेंगे, विश्वसनीय छत्तीसगढ़, इनक्रेडिबल सीजी वाक्य दिया था। ये दिया था भाजपा के समय। ठीक है, रमन सिंह के सरकार में। और ये भूपेश सरकार में दिया गया था गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का वाक्य। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो से हमसे जुड़ें। धन्यवाद।